So I think all of you did the questions और होमवर्क, छोटा सा होमवर्क दिया था आपको और आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या क्या खत्म कर लिया हमने? डोमेन तो सीख गए और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे किसी न किसी बुक से। और उसके बाद से इनवर्स हमने खत्म किया कि मतलब कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं। याद रखिए, ये जो मेथड है ये तभी एप्लीकेबल है जब x की वैल्यू y के टर्म में पता चल जाए। जनरली नहीं पता चलती है तो वहां पे आप पता नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन इसका इनवर्स पता करना है। ये एक स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन क्या होता है सर? जब किसी भी फंक्शन का एक इक्वेशन नहीं होता है, एक से अधिक इक्वेशन होते हैं केसेस के अंडर में। मतलब इस केस के लिए ये आंसर, इस केस के लिए ये आंसर, तो फिर उसको हम बोलते हैं स्प्लिट फंक्शन। ये रहा आपका स्प्लिट फंक्शन। बहुत अच्छे से हम यूज करेंगे स्प्लिट फंक्शन कॉन्टिन्यूटी चैप्टर जब पढ़ेंगे। ये स्प्लिट फंक्शन मतलब एफ जो है कि एक इक्वेशन नहीं है, दो इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है आपको इसके लिए इनवर्स निकालना पड़ेगा और इसके लिए भी इनवर्स निकालना पड़ेगा। पहले मैं इसके लिए निकालता हूं और देखती है कैसे करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x लेस देन 0। ये कंडीशन लिखते जाइए क्योंकि इनवर्स का भी कंडीशन हमें निकालना है। तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, प्लस माइनस रूट वाई। जैसे ही आपने ये लिखा, या फिर आप यहां से भी एक चीज और लिख सकते हैं कि x लेस देन 0 है एज वेल एज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन 0। क्यों ओनली ग्रेटर देन 0? क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर तो कभी निगेटिव होगा ही नहीं, तो y भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, है? हाँ, दोनों का कंडीशन लिखिए साथ साथ, आपको मतलब समझ में आएगा। भाई ये कंडीशन तो दिया है और ये हमने अपने दिमाग से यूज किया। चलता है दिमाग ना? हाँ भाई y, क्योंकि हमें y का कंडीशन जरूर चाहिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। लेकिन जीरो तो रूल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि जीरो तभी होगी जब एक्स जीरो होगा और एक्स तो जीरो है ही नहीं, तो एक्स, इसलिए y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये लिखते चलिए, साथ साथ लिखते चाहिए जब तक कि आपके पास x अवेलेबल है और y अवेलेबल है। जैसे ही इसने बोला, अब यहां से आप देख के अच्छी तरह समझ सकते हैं कि या तो प्लस होगा या माइनस। ये प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से आया है, रूट की वजह से नहीं आया है। रूट की वैल्यू तो एक ही होगी। तो या तो आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है। क्यों? क्योंकि किसी भी फंक्शन का दो इनवर्स नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी फंक्शन का दो इनवर्स नहीं हो सकता, एक ही इनवर्स होगा। तो इन दोनों में से कोई एक हमें सेलेक्ट करना होगा। अब वो कैसे करें? बहुत छोटी सी बात है। रूट वाई तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। रूट क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज रूट इज नथिंग बट द मॉड। ये तो पॉजिटिव, आगे प्लस माइनस, मतलब अगर हमने माइनस लिया तो x निगेटिव हो जाएगा और प्लस लिया तो x पॉजिटिव हो जाएगा। आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये बोल रहा है कि x लेस देन 0 है। हम माइनस सेलेक्ट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस रूट वाई वेयर x लेस देन 0। परफेक्टली मैच हो रहा है। आप देखिए, अगर प्लस ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये क्वांटिटी टोटल निगेटिव है और सॉरी पॉजिटिव हो जाएगी और x तो निगेटिव दिया है, इसलिए ये मैंने कहा कंडीशन लिखते चलिए। अब x को हम f इनवर्स y से रिप्लेस कर देते हैं जैसे कि पता है। अब हमें x कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x तो अब डिसअपीयर हो गया भाई। तो वेयर y ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं। सजाते कैसे भाई? f इनवर्स x लिख देते हैं, वो हो गया ये वेयर, मतलब y को x से रिप्लेस किया। चलो भाई, तो एक इनवर्स तो हमारे पास बन के तैयार हो गया, लेकिन ये पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है। अब इसको निकालते हैं, फिर बाद में हम इन सबको जोड़ लेंगे। ये क्या है? y इक्वल टू ई पावर x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा ध्यान दीजिए, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो e पावर x विल बी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा भाई। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो e पावर x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू e पावर 0। दोनों साइड में e बेस कर दिया, ठीक।
ई पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, तो ई पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ई पावर x माइनस 1 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पे y का भी तो कंडीशन लिखना है हमें, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट, y का भी कंडीशन हमने साथ साथ लिख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से x को निकालते हैं। तो x हो जाएगा, ई पावर x क्या हो जाएगा आपका? y प्लस 1 हो जाएगा, और x आपका आ जाएगा ln y प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं है। जब यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन आए तब इसकी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू f इनवर्स y डायरेक्टली लिखते हैं, और जैसे ही हम इसको लिखेंगे वैसे ही x को हटा देंगे और सिर्फ y ग्रेटर देन, क्योंकि अब x नहीं है। फिर y को x से रिप्लेस करेंगे और f इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा ln x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके दो इनवर्स बन के तैयार हो गए। अब इसको सजाना है आपको, मतलब कंबाइन करके एक इनवर्स लिखना है। तो f इनवर्स x हमारे पास ऐसे आ गया। देखिए कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, कहाँ क्या गड़बड़ किया भाई साहब? कुछ भयंकर गड़बड़ किया मैंने, कुछ तो भयंकर गड़बड़ कर दिया। कृपया ध्यान दीजिए, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। क्या गड़बड़ किया? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे आ गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ तो x लेस देन 0 आना चाहिए। ऐसे ही झटका में फटका क्वेश्चन दे दिया और झटके में फटका हो गया। मैं एक मिनट रुकिए। x लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ और e पावर x माइनस 1 के लिए ये ग्राफ। सही बात है भाई साहब, मैंने क्वेश्चन तो दे दिया आपको, लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया मैंने, मेरी गलती है। कोई बात नहीं, होता है। चलिए अब यहां पे एक कंफ्यूजन आ गया। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो नहीं देना चाहिए था वो दे दिया मैंने। कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा लेसन होगा हमारे लिए। ये दो आ गए। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 0 के लिए f इनवर्स x ये है, और ये बोल रहा है ये है x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए दो फंक्शन तो हो नहीं सकते, कोई एक फंक्शन होगा। मतलब हमको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो हमें फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं तो भैया इसको सेलेक्ट करूंगा और कहूंगा फाइनल आंसर ये होगा। भाई बात समझ में? अगर ये x लेस देन कुछ, मतलब ये दो अलग इंटरवल होते तो दोनों सेलेक्ट करते, बट ये कह रहा है कि दोनों के लिए एक ही इंटरवल है, दोनों फंक्शन के लिए एक ही इंटरवल है। मतलब या तो ये फंक्शन होगा या तो ये फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों सेलेक्ट करूंगा। यही आंसर है आपका, यही आंसर है आपका। पूछिए क्यों? क्योंकि जब मैंने इसका ग्राफ देखा, इस फंक्शन का, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें बनाना है x लेस देन 0 के लिए, ऐसे आएगा, ठीक, ये ऐसे। और e पावर x का ग्राफ ये होता है, मैं बना नहीं रहा हूं। e पावर x माइनस x का ग्राफ ऐसे होता है। मतलब ये हो गया आपका e पावर x माइनस 1 का ग्राफ। मतलब ये है आपका fx का ग्राफ, ठीक। हमें इनवर्स चाहिए, तो आपको याद होगा इनवर्स के लिए हम क्या करते थे कि वो पोर्शन सेलेक्ट करते थे, या तो फंक्शन जहां पे इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो।
यहां पे ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, तो कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, पॉजिटिव साइड को, मतलब इसको प्रेफरेंस देंगे हम, मतलब ये होगा आपका आंसर। इसका इनवर्स तो आएगा ही नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? बाय मिस्टेक मुझे देना कुछ और था, मैंने आपको दे कुछ और दिया, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो गया तो कुछ डिफरेंट मेथड सीख लिए हम लोग। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि एक ही इंटरवल के लिए दो फंक्शन, दो दावेदार आ जाए कि भाई कह रहा है कि एक्स जब पॉजिटिव होगा तो ये होगा, और ये बोला नहीं ये होगा। इन दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि पॉजिटिव साइड को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये इनवर्स इसका है, इसका, और अगर इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो ये वाले साइड का, तो हम इसको प्रेफरेंस देते हैं ना, तो इसका प्रेफरेंस थोड़ी देंगे, हम इसका सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका इनवर्स हो गया, इस फंक्शन का इनवर्स ये हो गया। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, कि भाई कोई एक इंटरवल होगा तो एक ही लिया। एक्चुअली मेरा जब मैं क्वेश्चन आपको ऐसे लिख रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि x लेस देन 0 के लिए अलग इनवर्स आएगा और x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग इनवर्स आएगा, लेकिन मैंने गड़बड़ कर दिया। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन कुछ और देना चाहिए था, और यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर देना चाहिए था। ये एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं देता तो फिर बात बन जाती, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ ऐसे हो जाता, तो ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी, ये पूरा सेलेक्ट होता, तो फिर एक स्प्लिट फंक्शन का इनवर्स स्प्लिट ही आता। अभी क्या आ रहा है? स्प्लिट फंक्शन का इनवर्स एक सिंगल फंक्शन आ रहा है। आर यू गेटिंग पॉइंट? हाँ, कोई बात नहीं, चलता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये, इसको तो ओरल कर डालेंगे हम लोग, आप लोग कर लिया भी होगा। इसका डोमेन पता करना है। एफ का डोमेन दिया है 1 to 3, मतलब एक्स स्क्वायर किस में लाई करना चाहिए? 1 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए। हमें चाहिए एक्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो 1, और ये हो जाएगा मॉड एक्स, ये हो जाएगा √3, और इसका आंसर तो आप लोग मालूम ही है, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा। -√3 से -1 यूनियन 1 to √3, तो इसका डोमेन ये हो गया। ठीक, इसका डोमेन क्या होगा? फिर वही बेसिक मैथ्स इनइक्वालिटी, मेरा कोई रोल ही नहीं है एक्चुअली, मुझे उठ के चले जाना चाहिए। log x - 1 base 2 should lie between 1 and 3। इसके बाद से आप आगे की कार्यवाही खुद ही कर सकते हैं, आगे की कार्यवाही खुद कर सकते हैं। log को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? x - 1 लाई बिटवीन 2 and 8, तो x लाई करेगा आपका 3 और 9 में, मतलब इसका डोमेन जो आ गया वो हो गया क्लोज 3 to 9 क्लोज। अगर कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो, नहीं कर रहा हूं। इसका डोमेन क्या होगा? हाँ, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। f ऑफ साइन एक्स, मतलब ये है कि साइन एक्स आपका लाई करना चाहिए 1 और 3 के बीच में। साइन एक्स आपका लाई करना चाहिए 1 और 3 के बीच में। ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि साइन एक्स को इक्वल टू 1, बिकॉज 1 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 to पावर n π/2। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगा दिया मैंने, ये इसका डोमेन हो गया, मतलब इसके डोमेन ये होगा। सिर्फ ये 1 पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बट पॉइंटेड ग्राफ होंगे। ठीक, समझ आ गई बात? हाँ, ये तो होमवर्क था भाई। चलिए, होमवर्क तो फिनिश हो गया, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, हेडिंग दे लीजिए आप लोग। पहले इसको समझ लेते क्या है, उसके बाद से फिर मेथड सीखेंगे कैसे निकालना है। जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे कुछ, ये सपोज कर लीजिए 1 है, ये सपोज कर लीजिए 5 है, इसको सपोज कर लीजिए 2 है, और ये सपोज कर लीजिए 7 है। तो अगर आपसे कोई पूछे डोमेन, मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो एक्स एक्सिस में ग्राफ सिर्फ 1 और 5 के बीच में फैला हुआ है, मतलब ये हो गया कि इसका डोमेन 1 क्लोज 5 ओपन होगा। ठीक, रेंज कुछ नहीं, आपको देखना है कि वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है, मतलब इस फंक्शन का रेंज जो हो गया ये 2 से 7 तक फैला है,
लेकिन 2 पे क्लोज है तो 2 को क्लोज करेंगे और 7 को ओपन कर देंगे। बात समझ में आ रही? तो रेंज बहुत सिंपल चीज है कि भाई वाई एक्सिस का लिमिटेशन पूछ रहा है, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस का लिमिटेशन पूछता है, नथिंग एल्स। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें, कि अगर हम इसको डिफाइन कर दें कि रेंज को कैसे डेफिनेशन देंगे, तो क्या लिखोगे आप लोग? द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, द रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच नो, रियल वैल्यू ऑफ वाई, आई एम सॉरी मैं डोमेन सोच रहा था, फॉर विच x is real called as domain, called as range of y equal to fx। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे आपका डोमेन का डेफिनेशन था सेम वे आपका रेंज का भी डेफिनेशन, बिकॉज दोनों की प्रॉपर्टी तो सेम ही है, दोनों की प्रॉपर्टी तो सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया, एक मिनट, दोनों की प्रॉपर्टी तो सेम है, इसलिए दोनों का डेफिनेशन भी लगभग सेम है। बट वहां पे क्या था, हमें वहां पे x की वो वैल्यू पता करनी थी जिसके लिए y रियल हो और डिफाइन हो। यहां पे हम y की वो वैल्यू पता करेंगे जिसके लिए x रियल या डिफाइन हो। ठीक है भाई, हेलो, हाँ भाई। अब आप कहोगे कि सर इसमें ये पोर्शन रेंज में क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी करस्पॉन्डेंट में x की कोई वैल्यू नहीं है, इसके करस्पॉन्डेंट में सी कोई भी ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये है कि ये पोर्शन रेंज में तो है ही नहीं। ठीक है, तो रियल वैल्यू, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और देख लेते हैं कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल, फिर मैं मेथड बताता हूं आपको। एक्चुअली वो तो 30 सेकंड में बता दूंगा मैं, और आप समझ भी जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है, ये टॉपिक तो हो ही है लगभग। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे बहुत छोटे, मतलब आप तो दुखी हो जाओगे। एफ एक्स इक्वल टू 4 sin x, जल्दी बोल दो रेंज क्या होगा इसका। एफ एक्स इक्वल टू 4 sin x, रेंज बोलो। अरे रेंज मतलब क्या है कि एफ एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है। एफ एक्स क्या है, 4 sin x है। sin x किस में लाई करता है हमेशा, -1 और 1 के बीच में, तो 4 sin x किस में लाई करेगा, -4 एंड +4 के बीच में। हो गया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। अरे मैक्सिमम टाइम रेंज में तो आपको कुछ करना ही नहीं रहेगा, ओरल आएगा आंसर। मैक्सिमम टाइम हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। हमें इसका रेंज पता करना, मतलब कि कहां से कहां तक लाई करेगा। और देखते हैं भाई, इसमें छोटी छोटी चीजें हम लोग सीखेंगे, उसके बाद मैं रियल पॉइंट पे आऊंगा। अभी तो बस ऐसे ही बचपना कर रहे हैं हम लोग, खेल रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू, सपोज कर लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि ई पावर एक्स का रेंज क्या होगा, तो अब ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ग्राफ सोचिए। ई पावर एक्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं, सोचिए बस, दिमाग में ये बनाना नहीं है आपको। ई पावर ऐसे होता है, मतलब ये ग्राफ कहां, वाई एक्सिस में कहां से कहां तक जा रही है। ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ है, पर 0 नहीं है, 0 नहीं है। मतलब ये ग्राफ वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट के लिए, देखिए ग्राफ अवेलेबल है, यहां भी अवेलेबल है, यहां भी अवेलेबल है। किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डेंट आप लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये सारे पॉइंट हो सकते हैं, हाँ 0 नहीं हो सकता, क्योंकि करस्पॉन्डेंट 0 तो कहीं है ही नहीं ग्राफ, और निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज आप क्या बोलेंगे, 0 टू इंफिनिटी, बट 0 ओपन रहेगा और ये इंफिनिटी आ गया। नहीं समझ में आई? अरे बात समझ में आई? हाँ, उसी टाइप से अगर आपसे कोई पूछे, बोलो भाई इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, किस फंक्शन का, sin x प्लस cos x, इसका रेंज बता दो फटाफट। तो ध्यान रखिए, एक एक्चुअली ये मेरा बहुत फेवरेट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही फेवरेट। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। आपने भली भांति इसको पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, वेयर tan अल्फा इक्वल टू a बाई बी। ये मैं बहुत यूज करता हूं, मतलब बिलीव कीजिए, जब मैं बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं ना, तो मैं बताता हूं भाई कुछ भी भूल जाना, ये मत भूलना। ये तो मेरा एक फेवरेट है।
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हमेशा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा होता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये तो हमेशा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर, कुछ भी याद नहीं करना है भाइयों। और साथ में हाँ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हमें क्यों ये होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस ऑफ एनीथिंग इज मैक्सिमम वैल्यू 1। ये मत सोचो सर यहां तो थीटा माइनस अल्फा है, हमने तो पढ़ा था कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आप कह रहे हो कि कॉस थीटा माइनस अल्फा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हाँ भाई, अरे थीटा माइनस अल्फा भी छोड़ दो, तो कॉस ऑफ एनीथिंग ऐसे इस रियली वर्ड में लिखो, एनीथिंग always lie between 1 and -1. Sin of anything always lie between -1 and 1. ठीक है, तो हाँ, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनिए, यही मेन पॉइंट होते हैं। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ समथिंग। कॉस ऑफ समथिंग ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल लाई बिटवीन इनटू दिस विल लाई बिटवीन माइनस ऑफ, वही तो लिखा है मैंने। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू बताओ तो माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। ए 1 है, बी 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू √2, मिनिमम वैल्यू -√2। तो इसकी रेंज क्या होगी भाई साहब, इसकी रेंज होगी -√2 टू +√2। कुछ बच्चे बड़े जीनियस होते हैं, नहीं कुछ बच्चे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग बड़े जीनियस नहीं हो, बस उतना ही जीनियस हो जितना काम चाहिए, उतना ही होना चाहिए। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना भी डेंजरस होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम निकालना है तो वो क्या करते हैं, अरे सर ये देखिए ना कितना अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, साइन एक्स -1 उनके बीच में लाई करता है। मैं बोलता हूं हाँ भाई सही बात है, लाई करता है। कॉस एक्स भी सर -1 उनके बीच में लाई करता है, एकदम सही बात है। सर दोनों को जोड़ दो ना, दोनों को जोड़ दो, आपका कष्ट दूर, मेरा भी कष्ट दूर। ये 2 और ये हो गया -2, मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू -2। आपने भी कभी न कभी जिंदगी में ऐसा चीज सोचा जरूर होगा, चाहे भले ही आप जब 11th में पढ़ रहे होंगे, शुरू में आपके टीचर ने आपसे पूछा होगा कि बताओ भाई व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आपके दिमाग में ऐसा आया होगा। फिर आपके टीचर ने लपाड़ा मारा होगा, नहीं लपाड़ा मारा होगा तो डांटा होगा। डांटना भी मारने के बराबर ही होता है आज की डेट में। आज के डेट में बच्चे को डांट दो ना तो रोने लगते हैं, और हमारे टाइम में मार भी तो तब भी नहीं रोते थे, तो लोग बोलते थे हेहर है, मतलब कुछ भी, इसको कोई असर ही नहीं होता। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू, तो यहां क्या गलती किया मैंने, ये भी तो ठीक ही किया, गलत है। कभी भी इनइक्वलिटी को तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर सेम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी दो इनइक्वलिटी को ऐड तभी कर सकते हैं जब उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर सेम। बात समझ आ रही है? साइन एक्स जब इंक्रीज करता है उसी टाइम कॉस एक्स इंक्रीज करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स तो ऐसे जाता है और कॉस एक्स ऐसे आता है, तो दोनों के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर अपोजिट है, आप उसको ऐड नहीं कर सकते। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 100% रॉन्ग होगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। दो इनइक्वलिटी को हम, दो इनइक्वलिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो दोनों सेम बिहेवियर हो। साइन एक्स और कॉस एक्स के सेम बिहेवियर नहीं होते तो कैसे ऐड कर देंगे, इसीलिए ये गलत होता है। ठीक है, इसलिए हमको ऐसे इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसे एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम जो है इसकी वैल्यू बोलते हैं। कुछ बात पल्ले पड़ रही है? हाँ, अभी रेंज बताया नहीं मैंने। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपसे फटाक से बोल देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नोट करना हो तो भाई साहब कॉपी पेस्ट कर लीजिए पॉज करके लेक्चर को, और ये पॉइंट तो जरूर आप कॉपी में मेंशन कर दीजिएगा।
और ऐसे मेंशन करके यहाँ पे क्रॉस लगाइए, ये गलत है लिख दीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होगा, झटके में फटका और आप फटाफट इसको याद कर लो, अरे भाई साइनस में अच्छा 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 अच्छा, तो ऐड कर सकते हैं। ये मैं बताया कि ये गलत है, नहीं? इसको गलत बोला हूं भाई साहब, गलत, ये ऐसे। हाँ आप लोगों का कोई भरोसा नहीं ना, कभी कभी सिखाता हूं कि भाई ऐसे गलतियां होती हैं, तो कुछ बच्चे क्या आते हैं उसको भी रट लेते हैं। रटना कुछ भी नहीं है। अब बताओ, जो मैंने सिखाया उसके बेस पे बताइए। 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, इसका रेंज बता दीजिए फट से, बोलिए अपने घर पे ही, आप आवाज निकालिए कि क्या है आंसर, बोलो फटाफट। नहीं आया, नहीं आया। अरे भाई, ये इस पे कंसंट्रेट करो ना, ये वैल्यू किसमें लाई करती है? माइनस ऑफ रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 का रूट क्या होता है? 5। मतलब ये वैल्यू किसमें लाई करेगी? -5 से लेकर के +5 तक। भाई 3 sin x प्लस 4 cos x विल लाई बिटवीन -5 टू +5, बट हमें चाहिए 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, तो दोनों साइड में 5 ऐड कर दो भाई, क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 0, और मैक्सिमम वैल्यू 10 हो गई। तो मतलब रेंज, हाँ याद रखिए इनइक्वलिटी में आप ऐड कर सकते, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते। मैंने आपको क्या बोला था कि दो इनइक्वलिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट हमेशा नहीं कर सकते। तो रेंज आप कब नहीं कर सकते, मैंने समझा दिया। इसका हो जाएगा आपका 0 to 10, 0 to 10। अरे ठीक है भाई, हेलो। अब इसी में अननेसेसरी सब बहुत अनलिमिटेड हुई, जाम जूम जाम करके क्वेश्चन, दे विल आस्क यू द क्वेश्चन। डरने का नहीं। अभी इसको डराने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए फटाक से, f(x) इक्वल टू फाइंड आउट रूट ऑफ, नहीं रूट तो नहीं, log 2 12 sin x प्लस 5 cos x प्लस 14, फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब थोड़ा भी दिमाग काम करेगा तो आप इसे फट से ओरल कर सकते हो, फटाक से ओरल। दिमाग काम करना चाहिए भाई साहब। अब क्या दिमाग काम करेगा कि भैया 12 sin x प्लस 5 cos x, ये तो लाई करेगा रूट ऑफ 144 प्लस 25 169 13 से लेकर के -13 तक, प्लस 14 हमें ऐड करना है, तो 12 sin x प्लस 5 cos x प्लस 14 विल लाई बिटवीन, कितना हो जाएगा? 14 और 3 17 27 2 1। अरे हैव यू अंडरस्टैंड? हाँ, अब दोनों साइड में लॉग ले लो, दोनों साइड में लॉग अप्लाई कर दो। लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है, तो जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अगर बेस लेस देन 1 है तो लॉग अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगी। तो यहां लॉग अप्लाई करते हैं, log 1 बेस 2 0 हो जाएगा, और ये आपका फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2, ये सेम थिंग। तो ये तो हमारा f(x) है, f(x) हो जाएगा। और log 27 कितना होता है? अरे 27 कितना होता है? 3 3 9 3 पावर 3 मींस 3 log 3 बेस 2। मतलब इसका रेंज ये देखिए बन के तैयार। ओरल, कुछ ब्रेन अप्लाई करना ही नहीं है, नहीं मतलब थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई? हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो मैक्सिमम टाइम मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम जो रेंज होता है वो हम ओरल निकालते हैं, मैक्सिमम टाइम। नॉट जेई एडवांस में जब आएगा तब ओरल नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए तो फिर मेरी जरूरत पड़ेगी, है वो मैं आगे बताऊंगा। बट जनरली जो जेई मेन टाइप के क्वेश्चन होते हैं या लोकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होते हैं वो सब तो ओरल निकलते हैं। उसमें क्लियर होना चाहिए हमें क्या चाहिए। हमें ये चाहिए कि f(x) की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वही करना है बस, साफ सी बात है। अरे पल्ले पड़ा। अगर आपसे कोई पूछ दे, सोचो सोचो सोचो, सोचो कि f(x) इक्वल टू गेट अस इंटीजर x
फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। कुछ करना ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं करना है भाई। ग्रेटेस्ट नियर एक्स कुछ भी हो एक्स, ये तो हमेशा इंटीजर होगा और सारे इंटीजर होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, रेंज बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, फिनिश, यही रेंज हो गया आपका। भाई यहां पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पे कोई रेंज थोड़ी बोल सकते, यहां पे कोई इंटरवल थोड़ी बोल सकते, यहां तो वैल्यूज होंगे ना। ग्रेटेस्ट नियर एक्स का ग्राफ याद है ना, ऐसे टिकट स्टेप फंक्शन, हाँ, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो मतलब सारे के सारे इंटीजर हो सकते हैं। कुछ बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, ठीक। और एक और टाइप होता है जो कि आपको मतलब थोड़ा यहां से मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि बोलो भाई, बोलो भाई इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं दो ग्राफ, एक क्वाड्रेटिक में आपने सीखा होगा, जो जिनको मालूम है उनको तो बस टाइम पास करना है, पर जिनको नहीं मालूम है उनके लिए, कभी भी क्वाड्रेटिक जो होते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ, वो क्या होता है कि या तो मतलब एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब या तो अपर पैराबोला होता है, या फिर वो लोअर पैराबोला होता है, या फिर वो लोअर पैराबोला होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक जो ये पॉइंट होता है, ये अगर सपोज कर लीजिए ये इस क्वाड्रेटिक को ax² + bx + c ले लेता हूं, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, मींस ग्राफ जहां पे टर्न कर रहा है, और इस पॉइंट पे x की जो वैल्यू होती है -b/2a होती है। यहां पे जो x की वैल्यू होती है वो -b/2a होती है। ये if night in the dream also somebody coming and asking you, बताओ भाई क्वाड्रेटिक का टर्निंग पॉइंट में x की क्या वैल्यू होती है, या इसे बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स पे x की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, फटाक से -b/2a बोलना है। कैसे बोलना है, -b/2a। हेलो, समझ आई। अब अगर हमें y की वैल्यू पता करनी है तो क्या करेंगे, हम इसको यहां पुट कर देंगे। चलो पुट करके देखते हैं। तो a, थोड़ा मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं बट जरूरी है, -b/2a होल स्क्वायर प्लस b इंटू -b/2a प्लस c। जरा इसे एक्सपैंड कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, y इक्वल टू a और ब्रैकेट में 4a² एलसीएम होगा, आपको समझ में आ गई होगी बात, 4a² एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -b² का, -b का होल स्क्वायर मतलब b², और ये 4a² एलसीएम था, माइनस बाहर आ जाएगा, यहां से माइनस बाहर आ गया, और ये b² हो गया, और 2a, तो 4a एलसीएम है तो 2a, तो कितना बचेगा 2a, तो -2ab², और नहीं कुछ तो मिस्टेक कर दिया मैंने, -b/2a होल स्क्वायर। हो थोड़ा मिस्टेक कर दिया भाई, माफ कीजिए, गलतियां इंसानों से होती हैं। ये पोर्शन मैं रिमूव कर रहा हूं, थोड़ा सा कुछ छोटी सी चीज सिखानी है, इसलिए मैं थोड़ा आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ये y इक्वल टू -b/2a यहां पुट करते हैं, तो a -b/2a होल स्क्वायर मींस b²/4a² माइनस b/2a पुट किया तो माइनस बाहर आ गया, b²/2a प्लस c। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये a कैंसिल हो जाएगा, आपका b²/4a माइनस b²/2a प्लस c। अगर हम 4a एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा b² - 2b² प्लस 4ac। मतलब कहने की बात यह है कि y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -b² प्लस 4ac/4a, या फिर आप ये कहिए माइनस, अगर न्यूमरेटर में कॉमन लेते हैं तो -b² - 4ac/4a। इसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, आपका जाना पहचाना इंसान है,
और ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, हम उस पे आते हैं, ये डेरिवेशन छोड़ दीजिए। मैं ये सिखाना चाहता हूं आपको कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक होता है, या तो वो अपर पैराबोला होता है या फिर वो लोअर पैराबोला होता है, लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -b/2a, -d/4a। चाहे वो अपर पैराबोला हो चाहे वो लोअर पैराबोला, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इसका कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, -b/2a, -d/4a। बड़े काम की चीज है, बहुत काम की चीज है भाई साहब, बहुत काम की चीज है। बड़ी छोटी चीज है, लोग देखते हैं जब क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो इसको देखते हैं, बट लेकिन देख के छोड़ देते हैं। ये बहुत काम की चीज है, ये आपकी लाइफ इतना सिंपल बना देता है। जहां जहां क्वाड्रेटिक आ जाता है वो लाइफ को बहुत सिंपल बना देता है। कैसे काम की चीज है, जरा ध्यान दीजिए। ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक अपर पैराबोला है, मतलब ये हमेशा -d/4a से बड़ा होगा, और ये वैल्यू यहां पे y वैल्यू हमेशा -d/4a से छोटी होगी। नहीं समझ आई बात भाई, ये y वैल्यू है ना, तो ये कह रहा है क्वाड्रेटिक कि भाई ये तो वैल्यू हमेशा -d/4a से बड़ा होगी, और ये वैल्यू बोला -d/4a से छोटी होगी। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, ध्यान से। ax² + bx + c, ये ब्रैकेट बड़ा काम का ब्रैकेट है। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक के बिना तो कोई चैप्टर चलता ही नहीं है। ठीक है, ये अगर हम इसको कह रहे हैं y, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे, ध्यान से देखिए, अगर a बड़ा है 0 से, भाई ये तो तभी होता है जब a > 0 हो, ये तब होता है जब a < 0 हो। ठीक है, अपर पैराबोला तब आता है जब a को > 0 हो, लोअर पैराबोला तब आता है जब a < 0 हो। अगर a > 0 है तो y हमेशा > -d/4a होता है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4a होती है और मैक्सिमम इंफिनिटी होती है। मिनिमम -d/4a होती है, भाई यही इनइक्वालिटी बोल रहा है। और अगर कहीं a < 0 हो तो y वैल्यू, ध्यान दीजिए, छोटी होती है, मतलब y < -d/4a होती है। मतलब तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होती है और मिनिमम -∞ होती है। कुछ भी समझ में नहीं आया सर? अरे समझ में आया ना? देखो मैं दिखाता हूं आपको, आपको मजा आएगा। सपोज कर लीजिए आपसे किसी ने कहा y = x² + x + 1, बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो देखेंगे a क्या है। a तो पॉजिटिव है, मतलब ये है मैक्सिमम तो इंफिनिटी होगी, कोई डाउट नहीं, इंफिनिटी मैक्सिमम हो गई। हाँ, मिनिमम पता करना है, बड़ा सिंपल से, बिकॉज a पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगी, और a नेगेटिव है तो मिनिमम वैल्यू -∞ होगी। ठीक है, तो a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a। ओहो, d कितना है इसका, b² - 4ac -3, तो -d/4a माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3/4। मतलब ये हो गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी। इसे मैक्सिमम नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं लार्जेस्ट वैल्यू। मैक्सिमम वो होती है जहां पे ग्राफ ऐसे टर्न करे, लार्जेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू इंफिनिटी हो। कुछ बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी? अरे पल्ले पड़ी? हाँ, इसको नोट कर लीजिए, बहुत प्यार से इसे नोट कर लीजिए और कहीं पे अच्छी जगह पे नोट कीजिए। ये सारे गोल्डन पॉइंट है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहा है। मैथ्स में मार्क्स टॉपिक पढ़ने से नहीं होता है, मैथ्स में मार्क्स हर चीजों को ध्यान से समझने से, ये कहां से क्या हो रहा है। ठीक हो गया, चलो आते हैं हम अपनी पुरानी कहानी, तेरी कहानी लौट के आई। अब ये देखो, इसका रेंज पूछा है। अरे हम तो कुछ नहीं करेंगे, ओरल करेंगे भैया दिस क्वेश्चन। ए पॉजिटिव है, मतलब मैक्सिमम तो इंफिनिटी हो गया भाई साहब, छोड़ दो।
ए पॉजिटिव है तो मैक्सिमम तो इंफिनिटी हो गया, मिनिमम कितना होगा -d/4a होगा। d कितना है इसका, इस क्वाड्रेटिक का db स्क्वायर -4ac होता है, 9 - 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 5। सही किया ना? हाँ, -d/4a, a तो 1 है तो -5/4 और वो भी क्लोज। ये लो, हो गया, ये हो गया भाई। नहीं समझ में आया ना? अरे समझ में आया भाई साहब। देखिए ये पूरा क्वाड्रेटिक है, जो बच्चे क्वाड्रेटिक ठीक से पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन तो उसको रिवीजन की तरह लीजिए। पूरी क्वाड्रेटिक है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ये नहीं बोल सकता कि आपको क्वाड्रेटिक तो आता है, ये चलो डायरेक्ट में आंसर लिख दो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने को आता है कितने को नहीं आता है। मेरे तो मतलब ये होता है कि जब मैं फाइनल कोई होमवर्क दूं तो क्वेश्चन का होना चाहिए। आप ये एक्सक्यूज ना कर सको सर क्वाड्रेटिक मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था या याद नहीं था इसलिए क्वेश्चन नहीं किया। सब कुछ, अगर कुछ भी बीच में आएगा तो मैं थोड़ा सा 10 मिनट टाइम लूंगा। वो टाइम अगर आपको पता है पहले से तो रिवीजन की तरह लीजिए, ठीक है। अब इसी बीच में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ भाई इसका रेंज क्या है, बताओ भाई इसका रेंज क्या है, x - 2x² + 1, इसका रेंज बताना है हमें। ओहो बहुत अच्छा, छोटा सा चुन्नू सा, पहले इसे क्वाड्रेटिक की तरफ लिख तो दो। ये हो गया, a इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव। 1 मिनट, ठीक है भाई। तो इसको पहले तो हम क्या करेंगे, ax² + bf + c में लिख लिया। अब ये सब माइंड में करना है, ये तो मैं ऐसे ही थोड़ा आपको सिखाने के लिए स्टेप्स लिख रहा हूं। ए तो नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो एक बात समझ में आ गई कि ग्राफ लोअर पैराबोला होगा, मतलब ग्राफ -इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू -इंफिनिटी हो जाएगी। लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है, लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है, वो क्या होगा -d/4a। क्या हम d निकाल सकते? हाँ निकाल सकते भाई, क्यों नहीं निकाल सकते। b² -4ac मीन्स 1 - 4a -2c1, तो ये हो जाएगा आपका 9। अरे d तो कितना हो गया, 9 हो गया, 9, तो ये हो जाएगा आपका -9/4 इंटू -2, तो माइनस कैंसल, 9/8, 9/8, तो ये आपका रेंज हो गया। आई एम 100% श्योर कि ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए जब आपको समझ में आ ही गया यहां तक, तो ये ऐसे 2-3 केसेस बताए। एक्चुअली मेरा पर्पज ये था कि आगे मैं बहुत फ्रिक्वेंटली 2 चीज यूज करूंगा, एक तो a sin थीटा + b cos थीटा यूज करूंगा, और एक ये क्वाड्रेटिक डायरेक्टली बोलूंगा कि ये क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, तो आप मेरा मुंह मत देखें कि क्या बोल रहा है। तो ये मैंने अपने आप को हेल्प किया, आपको हेल्प नहीं किया। कि आगे जब मैं फटाफट यूज करा sin थीटा + b cos थीटा √a² + b² cos थीटा -α, तो आप डरो मत, समझ जाओ कि हाँ मैंने क्या बोला और उसका मतलब क्या है। बात समझ में आ रही? हाँ, तो चलिए अब पढ़ते हैं रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं? हाँ, ये तो ऐसे ही छोटे ओरल क्वेश्चन थे जो कि मैं सोचा कि आपको जानना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। बट रेंज निकालते कैसे, कोई मेथड है क्या? 5 सेकंड का मेथड। रेंज ऑफ y = fx is nothing but domain of f inverse y. Finish. Over. रेंज टॉपिक फिनिश्ड। फिक्स कर लो ये दिमाग में, कभी भी किसी फंक्शन y = fx का रेंज हमें निकालना हो तो पहले f इनवर्स y पता करो। मालूम मैंने कैसे? अरे अभी पढ़ा है भाई, हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ, f इनवर्स y जैसे ही मिले तुरंत आप रेंज डोमेन निकाल दो उसका। डोमेन निकालने में तो मास्टर है आप, फट से डोमेन निकाल दो, वही आंसर होगा। वो जितने क्वेश्चन अभी कराए हैं वो सब इससे कर सकते हैं, वो सारे इससे कर सकते हैं भाई, कोई भी कष्टदायक वाली चीजें नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इससे होंगे। हमेशा इसको
आप फॉलो कीजिए एंड हो गया आपका रेंज टॉपिक फिनिश। नहीं डरिए मत, मैं सही बोल रहा हूं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे हैं ये गलत पढ़ा रहा है भाई, नहीं मैं ठीक पढ़ा रहा हूं। इतना ही होता है बस रेंज, ज्यादा ही उसमें, वो तो मैं टाइम पास करने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस कराए कि अदरवाइज आप कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, आपने 5 मिनट में रेंज खत्म कर दिया। तो लो भाई, मैंने 5 मिनट से ज्यादा कर दिया। नहीं ये तो मजाक की बातें हैं, एक्चुअली वो सब चीजें आपको जानना जरूरी है। रेंज यही होता है भाई, रेंज क्या कह रहा है, रेंज क्या कहता है कि y की वो वैल्यू जिसके लिए x रियल हो, तो पहले x निकाल लो। और आपको मालूम ही है कि अगर y इक्वल टू एफ होता है, इसका लॉजिक भी बता दे रहा हूं, कोई ऐसा सीक्रेट थोड़ी है यार, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका f इनवर्स y आ जाएगा। तो x रियल होना चाहिए, मतलब ये रियल होना चाहिए, मतलब इसका डोमेन निकाल लो, साफ सी बात, खत्म, बस इतनी ही कहानी। उसको घुमा के हाथ पैर पकड़ना की जरूरत क्या है। हाँ यहां पे आपको एक डाउट पूछना चाहिए मुझसे, लेकिन आपकी आवाज हो सकती है मेरे तक ना पहुंचे, आप पूछें तो मैं आपकी जगह वो रिपीट कर देना डाउट कि सर अगर हम x की वैल्यू मतलब f इनवर्स y ना निकल पाए तो क्या होगा सर। तो भैया एक ही चीज है, फिर ग्राफ, फिर तो आपको ग्राफ से करना पड़ेगा या फिर मैक्सिमम मिनिमा लगाना पड़ेगा। तो वो टाइप के क्वेश्चंस मैं यहां पे स्किप करूंगा, इसके मतलब छोड़ दूंगा, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा। या फिर उस क्वेश्चन को आप जब प्रैक्टिस करेंगे किसी बुक से, हो सकता है डिफिकल्टी आए, वो हम डिस्कस करेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे। वहां पे फिर रेंज के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, वो ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जहां पे एफ इनवर्स वाई पता नहीं कर सकते और उसका रेंज निकालना हो। अब तक तो आपको समझ में आया वो रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, बस खत्म बात। मिनिमम वैल्यू निकाल लो, मैक्सिमम निकाल लो, और वही तो रेंज हो गया, मिनिमम टू मैक्सिमम। कोई बहुत बड़ा तोप थोड़ी है भाई। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कर लीजिए आपसे कहा जाए कि फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस। कोई बात नहीं, निकाल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम पहले क्या करेंगे, x को निकालेंगे y के टर्म में, x को निकालेंगे क्योंकि भाई डोमेन ऑफ एफ इनवर्स y का मतलब क्या है कि आपको x इक्वल टू ये ऐसा फंक्शन चाहिए। तो निकालते हैं, तो इसको एक तरफ करते हैं और ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अरे कुछ समझ में आया मैंने कैसे लिखा। हाँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, माइनस बी मीन्स वाई प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2a। मैं तेज तो नहीं जा रहा हूं भाई, हाँ मैं तेज कैसे जाऊंगा, मैं धीमे चलता हूं। और x को हम कभी भी क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई। ये लो एफ इनवर्स वाई रेडी। एक्चुअली इसमें से एक ही एफ इनवर्स वाई में सेलेक्ट करना होगा, या तो प्लस या माइनस, बट अभी हम उसके चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि डोमेन कोई चेंज नहीं होगा, आप कौन सा लेते हैं प्लस या माइनस। ठीक है, चलो निकालते हैं। अब इसका डोमेन निकालना है, मैंने आपको क्या सिखाया डोमेन में, फॉर्म चेक करो। तो ये तो कोई फॉर्म नहीं है, इसको छोड़ दो, ये रूट पी फॉर्म है ना, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y स्क्वायर प्लस 4y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये y इंटू वाई प्लस, अब ये सब कहानी आप खुद लिख लोगे, मेरी जरूरत क्या है, ये तो इनइक्वलिटी है, उसमें आप लोग ऑलरेडी मेरे से भी ज्यादा मास्टर बन चुके हो। ये आंसर आ गया, ये हो गया रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बात समझ में आई, दिस इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट कर लिया आपने, हेलो नोट कर लिया। तो सपोज कर लीजिए वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो कर लिया हमने, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में तो हम जानते हैं क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है सर, ए पॉजिटिव है मतलब ग्राफ अपर पैराबोला होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगा, मतलब रेंज में मैक्सिमम इंफिनिटी आएगा। और मिनिमम क्या आएगा, माइनस डी बाई 4a, इसको मैंने करवा दिया है, d इक्वल टू माइनस 3 है, तो माइनस डी बाई 4a विल भी हो जाएगा आपका 3/4। अरे यस आर नो, मतलब इसका रेंज आंसर मुझे मिल गया, आंसर मुझे मिल गया, यही आंसर है। बट सपोज कर लीजिए कि आप भूल गए वो फार्मूला कि माइनस डी बाई 4a, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना भूलें, वो बहुत जरूरी चीज है। अदरवाइज मैं हर चीज को याद करने के लिए नहीं बोलता हूं, कुछ चीजें हैं जो कि मैं बच्चों को बोलता हूं हमेशा याद रखो।
अब आप किसी दिन कहोगे कि सर साइन 90 की वैल्यू मैं भूल गया, तो फिर उसका कोई उपाय नहीं। तो कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ती है, क्या किया जाए। अब आप चलो मैं ज्यादा बकवास नहीं कर रहा। अब हम इसको सपोज कर लीजिए ये भूल गया, हमें बेसिक में हमें कुछ याद नहीं है, तो हम बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे। हमें इसका रेंज निकालना है, मतलब हमें एफ इनवर्स वाई पहले चाहिए। तो एफ एक्स को वाई लिख लेते हैं और ये हो गया आपका आदेश। और यहां से इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, माइनस बी मीन माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। अरे आपको समझ में आ रहा है ना, इस क्वालिटी का ए क्या होगा 1, बी क्या होगा 1, सी क्या होगा 1 माइनस वाई। कुछ लोग तो मेरा चेहरा देखते हैं मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2। और आपको मालूम है कि x को क्या हम लिख सकते हैं, एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। x को क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y हो गया आपका माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ, और इसको एक्सपैंड करो क्या आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4y मीन्स 4y माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इसका डोमेन निकालना है, रूट पी फॉर्म है, इसका डोमेन निकालना है और रूट पी फॉर्म है, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब 4y माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3/4 टू इंफिनिटी, और कुछ नहीं, हो गया भाई सेम आंसर। बट हम इतना बकवास क्यों करेंगे जब हमारे पास व्हाट क्वाड्रेटिक का लॉजिक क्लियर है। कुछ कुछ बातें कुछ कुछ दिमाग में गई नहीं गई। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, तो हो सकता है अच्छे से चले जाए आपके दिमाग में बातों का क्या। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू e पावर x डिवाइडेड बाई e पावर x माइनस 1। इसका हमें रेंज निकालना है, निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। सॉरी, पहले हम x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, तो y इक्वल टू e पावर x बाई e पावर x माइनस 1। ठीक, तो आप कहेंगे y इंटू ई पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई। अरे इसको इधर ले गया, इसे इधर लाया, कौन सा तुम लोग में दुखी हो रहे हैं भाई। y बाई वाई माइनस 1, हमें x चाहिए, x को e इधर जाएगा तो log हो जाएगा और बेस e दैट इज द ln y बाई वाई माइनस 1। x क्या होता है, f इनवर्स y होता है, इक्वल टू ln y बाई वाई माइनस 1। मैंने क्या बताया, इसका डोमेन निकाल दीजिए, ये log p फॉर्म है, तो p ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 है और 1 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो y विल बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये हो गया आपका आंसर। फिनिश। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे अंडरस्टूड, अरे करेक्ट ना। चलिए चले, तो ये रेंज की बात आप समझ गए। और अगला टॉपिक होगा आपका इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चंस इसमें करना है और सारे क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट मैं दूंगा। लिखिए, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला तो थोड़ा छोटा देता हूं, आपको खुशी होगी। कितना छोटा दूं, बहुत छोटा दूं भाई, 3 + 4 sin x by 100। सेकेंड वन, एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड वन, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू
फ्रैक्शनल, सॉरी वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो सबको मालूम है कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 1 by fractional part of x. Fourth one, fx equal to क्या लिखे, x square plus 4x c 2x square plus 3, ये c मालूम, NCR, your NCR equal to what, n factorial by n minus r factorial into r factorial. Correct? The same NCR I given here. I hope getting all of you. Okay? मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप करिए, करके भेजिए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है आपको, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो बस ऐसे ही है, टाइम पास। एक और लिख लो यार, 5 4 नंबर का अच्छा नहीं दिखता है, 5 लाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा 5 क्वेश्चन है, तब तो मैं कर दूंगा। 5वां क्वेश्चन लिख लो भाई, लिख लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। थोड़ा अच्छा लगेगा, 5 हो गए ना। So finish these questions, and in the next class first I will discuss the questions, and after that we'll go for the even and odd function. कौन से फंक्शन, even and odd function। तो even odd function 1 lecture, periodic function 2 lecture, 3 and 1 2 1 2 3 5 or 6 more lecture your function topic will get over in detail। okay, so chaliye, see you in the next lecture। thank you very much to all of you।